ही मनुष्य के लिए जीवन सर्वस्व नहीं है। वस्तु मूल्य के आधार पर समाज संरचना संभव नहीं हुई। उत्पादन मनुष्य जीवन में एक आयाम है। आचरण को प्रस्तुत करने हेतु पाई जाने वाली सीमा ही आयाम है। मनुष्य के आयाम चतुष्टय संपन्न होने के कारण उन्हीं के आधार पर स्वस्थ समाज की संरचना होती है। उत्पादन से समृद्धि का होना पाया जाता है। अन्य आयामों के अभाव में वह निर्मूल्य हो जाता है। व्यवहार ही वस्तु मूल्य को समुचित पद्धति से संयत करता है, अर्थात व्यवहार में ही वस्तु मूल्य की प्रयुक्ति है, जिसकी सदुपयोगिता मानवीयतापूर्ण व्यवहारिकता में सिद्ध होती है। अमानवीयता की सीमा में संपूर्ण समृद्धि उभय आकांक्षा से संबंधित सभी वस्तुओं के उपलब्ध रहते हुए मनुष्य की परस्परता में विश्वास के अभाव में वे सभी साधन समाधान के लिए प्रयुक्त होने में असमर्थ पाए जाते हैं। अमानवीयता की सीमा में संपूर्ण समृद्धि उभय आकांक्षा यानी समाधान समृद्धि से संबंधित सभी वस्तुओं के उपलब्ध रहते हुए मनुष्य की परस्परता में विश्वास के अभाव में ये सभी साधन समाधान के लिए प्रयुक्त होने में असमर्थ पाए जाते हैं। मनुष्य जीवन में चतुरायाम वरीयता क्रम में अनुभव, विचार, व्यवहार, उत्पादन बोल रहे हैं क्या? महेश भाई कुछ बोल रहे हैं? महेश भाई आपका स्पीकर ऑन है, कुछ आपको बोलना है क्या? हाँ नहीं भैया, गलती से हो गया, धन्यवाद। कोई बात नहीं। हाँ, मनुष्य जीवन में चतुरायाम वरीयता क्रम में सबसे पहले अनुभव, फिर विचार, फिर व्यवहार, फिर उत्पादन है। वैचारिक समाधान के बिना उत्पादन विनिमय उपलब्धियां, अनुभूति के बिना सत्य में अनुभूति व मूल्यानुभूति के बिना व्यवहार में अभयता नहीं पाई जाती है। व्यवहार में अभयता ही वैचारिक समाधान का प्रधान कारण है। भय मनुष्य में निहित अमानवीयता ही है। यही प्रधान भय है। भय का तब तक रहना स्वाभाविक है जब तक मानवीयता पूर्ण सामाजिक संरचना अर्थात मूल्य त्रय पर आधारित सामाजिक संरचना ना हो। मानवीयता पूर्ण समाज संरचना का अभाव ही सामाजिक भय है। यही व्यक्ति, परिवार एवं वर्ग की सीमा में अधिमूल्यांकन करने की बाध्यता है। वर्ग भावनाएं दूसरे वर्ग के दलन, दमन एवं शोषण के लिए प्रयास करती हैं। यह परस्पर प्रयास ही संघर्ष है। यही अंततोगत्वा युद्ध में परिणत होता है। इससे मुक्त होने का उपाय केवल मानवीयता पूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था ही है। ये चारों मानवीयता की सीमा में ही ध्रुवीकृत होते हैं, अर्थात अक्षुण्णता को प्राप्त करते हैं। फलतः मनुष्य की परस्परता में विश्वास उनके इतिहास में गौरव, भविष्य के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम एवं स्पष्ट रूपरेखा प्रसिद्ध है। इससे मुक्ति का उपाय केवल मानवीयता पूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था ही है। ये चारों
मानवीयता की सीमा में ध्रुवीकृत होते हैं, अर्थात अक्षुण्णता को प्राप्त करते हैं। फलतः मनुष्य की परस्परता में विश्वास, उनके इतिहास में गौरव तथा भविष्य के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम एवं स्पष्ट रूपरेखा सिद्ध होती है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य नैतिकतापूर्ण आचरण, व्यक्तित्वपूर्ण व्यवहार करने और प्रत्येक परिवार उसके सहयोगी बनने और समाज प्रोत्साहन एवं संवर्धन करने योग्य होता है। यही मानव की वांछित उपलब्धि है। इसी व्यवस्था में मनुष्य के चारों आयाम की एक सूत्रता पाई जाती है। परस्पर आयामों में निर्विषमता ही एक सूत्रता का प्रत्यक्ष रूप है। यही स्वभाव गति का तात्पर्य है। ऐसी स्वभाव गति अथवा स्वभाव सिद्धि को पाने के लिए मानव अनवरत त्रसित है। मानवीयतापूर्ण जीवन का कार्यक्रम ही जीवन में स्थिरता, न्यायप्रदायी क्षमता और अधिक उत्पादन, कम उपभोग योग्यता का उपार्जन है। अमानवीयतापूर्ण जीवन में न्यायप्रदायी क्षमता का निर्माण होना संभव नहीं है। न्यायप्रदायी क्षमता के बिना समाज संरचना एवं सामाजिक निर्वाह सिद्ध नहीं होता है। सामाजिकता के बिना मनुष्य सफल नहीं है। इस सत्यता से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने में चारों आयाम की एक सूत्रता पूर्ण जीवन यापन करने के लिए बाध्य, इच्छुक एवं त्रसित है। केवल मानवीयतापूर्ण शिक्षा अर्थात व्यवहार एवं व्यवसाय की संतुलित शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति से ही सफल होता है। यही नित्य मंगल एवं शुभोदय है। इसलिए अखंड समाज परंपरा में ही प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संतुलन, उदय एवं उसकी अक्षुण्णता है। यही भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान है। यही मध्यस्थ जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। मध्यस्थ जीवन का तात्पर्य न्यायप्रदायी क्षमता, सही करने की परिपूर्ण योग्यता से है। न्याय ही व्यवहार में तथा नियम ही व्यवसाय में मध्यस्थता को सिद्ध करता है। न्याय ही व्यवहार में और नियम ही व्यवसाय में मध्यस्थता को सिद्ध करता है। मूल्य त्रयानुभूति योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता इसका प्रमाण है। यही शिक्षा की गरिमा एवं व्यवस्था की महिमा है। शिक्षा एवं व्यवस्था ही मूल्यानुभूति एवं मूल्य वहन योग्य क्षमता को प्रदान करती है। यही वर्ग विहीनता का एकमात्र आधार एवं उपलब्धि है। वर्गवादी शिक्षा एवं व्यवस्था सामाजिकता को प्रदान करने में समर्थ नहीं है। फलतः निर्विषमता, निर्भ्रांतता, अभयता एवं समृद्धि की उपलब्धि नहीं है। निर्विषमता, निर्भ्रमता, अभयता एवं समृद्धि की उपलब्धि नहीं है। निर्विषमता अनुभव में, निर्भ्रमता जो है विचार में, अभयता व्यवहार में और समृद्धि व्यवसाय आयाम की उपलब्धि नहीं है। मनुष्य के प्रति मनुष्य का अध्ययन जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक भ्रम है। भ्रम ही अपूर्णता है। अपूर्णता ही प्रकारांतर से वर्ग भावना को जन्म देती है। अपूर्णता के बिना वर्ग भावना का प्रशय नहीं है। निर्विषमता ही मानव में अखंडता, सामाजिकता, समाधान एवं समृद्धि का अनुभव होता है। निर्विषमता पूर्वक ही मानव में अखंडता, सामाजिकता, समाधान एवं समृद्धि का अनुभव होता है। निर्भ्रमता ही निर्विषमता है। यही सार्वभौमिकता है। मूल्य त्रयानुभूति ही निर्भ्रमता का प्रमाण है। मूल्य मात्र सर्वदेशी एवं सर्वकालीन होने के कारण सार्वभौमिक है। सार्वभौमिकता ही निर्विषमता है। सामाजिक मूल्यों का शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह ही न्यायपूर्ण जीवन है। स्थापित मूल्य एवं शिष्ट मूल्यों का योगफल ही सामाजिकता है। वस्तु मूल्य ही समृद्धि है। इस पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं। अखंड समाज परंपरा में ही प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संतुलन, उदय एवं अक्षुण्णता रहती है। यही भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान है। यही मध्यस्थ जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। मध्यस्थ जीवन का तात्पर्य न्यायप्रदायी क्षमता, सही करने की परिपूर्ण योग्यता से है। न्याय ही व्यवहार में तथा नियम ही व्यवसाय में मध्यस्थता को सिद्ध करता है। मूल्य त्रयानुभूति योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता इसका प्रमाण है। यही शिक्षा की गरिमा एवं व्यवस्था की महिमा है। शिक्षा एवं व्यवस्था ही मूल्यानुभूति एवं मूल्य वहन क्षमता को प्रदान करती है। यही वर्ग विहीनता का एकमात्र आधार एवं उपलब्धि है।
वर्गवादी शिक्षा एवं व्यवस्था सामाजिकता को प्रदान करने में समर्थ नहीं है। फलतः निर्विषमता, निर्भ्रमता, अभयता एवं समृद्धि की उपलब्धि नहीं है। मनुष्य के प्रति मनुष्य का अध्ययन जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक भ्रम है। भ्रम ही अपूर्णता है। अपूर्णता ही प्रकारांतर से वर्ग भावना को जन्माती है। अपूर्णता के बिना वर्ग भावना का प्रसव नहीं है। निर्विषमता पूर्वक ही मानव में अखंडता, सामाजिकता, समाधान एवं समृद्धि का अनुभव होता है। निर्भ्रमता ही निर्विषमता है, यही सार्वभौमता है। मूल त्रयानुभूति ही निर्भ्रमता का प्रमाण है। मूल अर्थात सर्वदेशी, सर्वकालीय होने के कारण सार्वभौमिक है। सार्वभौमिकता ही निर्विषमता है। सामाजिक मूल्यों का शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह ही न्यायपूर्ण जीवन है। स्थापित मूल्य एवं शिष्ट मूल्यों का योगफल ही सामाजिकता है। वस्तु मूल्य ही समृद्धि है। अगले पैरा पे आ जाते हैं ना, ये लगभग स्पष्ट है ये वाला पैरा का। नैतिकतापूर्ण जीवन की अपेक्षा मनुष्य की परस्परता में द्रष्टव्य है। नैतिकतापूर्ण जीवन की अपेक्षा मनुष्य की परस्परता में द्रष्टव्य है। यही प्रत्येक स्तर एवं स्थिति में पाया जाने वाला तथ्य है। नैतिकता यानी धर्म नीति, राजनीति ही संपूर्ण नीति है। अर्थ ही उसका आधार है। इन नीति द्वय का विधिवत पालन ही नैतिकता है। प्रत्येक मनुष्य नैतिकता से संपन्न होना चाहता है। प्रत्येक संस्था प्रत्येक मनुष्य को नैतिकता से परिपूर्ण बनाना चाहती है। धर्म नैतिक और राजनैतिक संस्थाओं के द्वारा मनुष्य को नैतिकता से परिपूर्ण करने का संकल्प किया जाना प्रसिद्ध है। धर्म नैतिक और राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा मनुष्य को नैतिकता से परिपूर्ण करने का संकल्प किया जाना प्रसिद्ध है। व्यवस्था पद्धति में संदिग्धता है। व्यवस्था पद्धति में संदिग्धता है। शिक्षा में अपूर्णता का तात्पर्य पर्याप्त वस्तु, विषय, समुचित नीति, पद्धति एवं उसकी सुलभता न होने से है। धर्म एवं राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा मनुष्य को नैतिकता से परिपूर्ण होने का संकल्प किया जाना प्रसिद्ध है। व्यवस्था पद्धति में संदिग्धता है। शिक्षा में अपूर्णता का तात्पर्य पर्याप्त विषय वस्तु, समुचित नीति, पद्धति एवं उसकी सुलभता न होने से है। शिक्षा प्रणाली पद्धति का पूर्ण होना अनिवार्य है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के पूर्ण विश्लेषण संपन्न विषय वस्तु विषय का समावेश किए बिना शिक्षा प्रणाली में पूर्णता संभव नहीं है। प्रधानतः चैतन्य प्रकृति के अध्ययन की अपूर्णता ही मनुष्य को सभ्रम बनाने का कारण है। शिक्षा प्रणाली पद्धति का पूर्ण होना अनिवार्य है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के पूर्ण विश्लेषण संपन्न विषय वस्तु का समावेश हुए बिना शिक्षा प्रणाली में पूर्णता संभव नहीं है। प्रधानतः चैतन्य प्रकृति के अध्ययन की अपूर्णता ही मनुष्य को सभ्रम बनाने का कारण है। भ्रमता सामाजिक नहीं है। मनुष्य का अति महत्वपूर्ण रूप चैतन्य क्रिया ही है। चैतन्य का तात्पर्य आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति से है। यह परमाणु की गठन पूर्णता के अनंतर गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक प्रकट होने वाली क्रिया एवं तथ्य है। रासायनिक क्रिया की सीमा में आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति का प्रकट न होना पाया जाता है। चैतन्य परमाणु में ही इन तथ्यों का उद्घाटन होना प्रमाणित है। प्रकृति में ही विकास का क्रम ज्ञानावस्था के निर्भ्रम मनुष्य के द्वारा द्रष्टव्य है। चैतन्य परमाणु में ही इन तथ्यों का उद्घाटन होना पाया जाता है। कौन सा? आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति का। प्रकृति में ही विकास का क्रम ज्ञानावस्था के निर्भ्रम मनुष्य के द्वारा द्रष्टव्य है। अधिक विकसित कम विकसित का दर्शन करता है। विकासशीलता प्रकृति की कार्यसीमा है। विकासशीलता के लिए प्रकृति के अतिरिक्त कोई वस्तु या तत्व नहीं है। विकासशीलता के लिए प्रकृति के अतिरिक्त कोई वस्तु या तत्व नहीं है। सत्ता महत्ता में तरंग या गति सिद्ध नहीं होती है। सत्ता महत्ता में तरंग या गति सिद्ध नहीं होती है। सत्ता में प्रकृति के अतिरिक्त कोई अस्तित्व सिद्ध नहीं है।
सत्ता में प्रकृति के अतिरिक्त और कोई अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। इन प्रमाणों से प्रकृति की विकासशीलता के प्रति भ्रम निवारण होना पाया जाता है। सत्ता स्वयं में पूर्ण रहना प्रमाण सिद्धि है। इन प्रमाणों से प्रकृति की विकासशीलता के प्रति भ्रम निवारण होना पाया जाता है। सत्ता स्वयं में पूर्ण रहना प्रमाण सिद्ध है। इसी सत्यता से स्पष्ट होता है कि पूर्ण परिणामशील नहीं है, जबकि स्थितिपूर्ण सत्ता में इस प्रकार का हस्तक्षेप संभव नहीं है। स्थितिपूर्ण सत्ता में यानी व्यापक वस्तु में इस प्रकार का हस्तक्षेप संभव नहीं है। सत्ता तरंग गति एवं सीमा नहीं है। सत्ता मतलब व्यापक वस्तु है ना, या स्थितिशीलता जिसको जिसको स्थितिवत्ता बोल रहे हैं या सत्तामयता बोल रहे हैं। सत्तामयता में तरंग गति एवं सीमा नहीं है। यही पूर्णतः महिमा है। सत्ता रचना विहीन स्थिति है जो प्रभाव विशेष है। यही नियम न्याय धर्म सत्य एवं आनंद सहित यही नियम न्याय धर्म सत्य एवं आनंद स्थिति में प्रमाण है। अपूर्ण का ही पूर्णता के लिए परिणामरत परिमार्जनरत होना स्वभाव सिद्ध तथ्य है। अपूर्णता का ही पूर्णता के लिए प्रमाणरत परिमार्जनरत होना स्वभाव सिद्ध तथ्य है, क्योंकि परिणाम स्वयं की मैं की अपूर्णता को स्पष्ट करता है। पूर्ण में समाविष्ट रहने के कारण प्रकृति की पूर्णता के लिए तृषा है। पूर्ण में समाविष्ट रहने के कारण प्रकृति की पूर्णता के लिए तृषा है। यही तृषा क्रम से विकास क्रम में अनेक स्थितियों यथा स्थितियों संपूर्णता के साथ और पूर्णता त्रय पर्यंत विकास को स्पष्ट करती है। गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता पर्यंत विकास को स्पष्ट करती है। इसी जागृति क्रम में मनुष्य जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अध्ययन करने योग्य अवसर को प्राप्त किया है। इस अवसर का प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक प्रमाणित हो जाना ही सफलता है। इसी जागृति क्रम में मनुष्य जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अध्ययन करने योग्य अवसर को प्राप्त किया है। इस अवसर का प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक प्रमाणित हो जाना ही सफलता है। चैतन्य क्रिया जागृति सहित प्रमाण प्रस्तुत करती है, ना कि जड़ क्रिया। अनुभव पूर्ण जीवन ही सफल जीवन है। मनुष्य में अनुभव का अभाव नहीं है। स्थापित मूल्यानुभूति पर्यंत मनुष्य से भ्रम नहीं है। स्थापित मूल्यानुभूति पर्यंत मनुष्य भ्रम से मुक्त नहीं है। चैतन्य क्रिया जागृति सहित प्रमाण प्रस्तुत करती है, ना कि जड़ क्रिया। अनुभव पूर्ण जीवन ही सफल जीवन है। मनुष्य में अनुभव का अभाव नहीं है। स्थापित मूल्यानुभूति पर्यंत मनुष्य भ्रम से मुक्त नहीं है। मूल त्रयानुभूति की सर्वसुलभता ही शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। मूल त्रयानुभूति की सर्वसुलभता ही शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। मौलिक शिक्षा अर्थात मानवीय शिक्षा की सर्वसुलभता पर्यंत सामाजिकता एक कल्पना ही है। मौलिक शिक्षा यानी मूल्य त्रयानुभूति की सर्वसुलभता ही शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। मौलिक शिक्षा अर्थात मानवीय शिक्षा की सर्वसुलभता पर्यंत सामाजिकता एक कल्पना ही है। उसकी सहकारिता शिक्षा की पूर्णता एवं उसकी सर्वसुलभता पर निर्भर करता है। यही वह समय है जिसमें मानव मौलिक शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए बाध्य हो गया है। राजनैतिक एवं धर्म नैतिक संस्थाएं सामाजिकता को स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं। राजनैतिक एवं धर्म नैतिक संस्थाएं सामाजिकता को प्रस्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं। सामाजिकता में परस्पर
सामाजिकता में परस्पर सबका संबंध संपर्क सबसे है ही। सामाजिकता में परस्पर सबका संबंध एवं संपर्क सबसे है ही। यही लक्षण सामाजिकता एवं अखंडता समाजोदय की संभावना को स्पष्ट करता है। इसलिए मनुष्य जीवन का विधिवत कार्यक्रम धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सीमा में सीमित है। मनुष्य का ऐसा कोई विधिवत कार्यक्रम नहीं है जो इन तीनों से संबद्ध ना हो। मनुष्य जीवन का विधिवत कार्यक्रम धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सीमा में सीमित है। मनुष्य का ऐसा कोई विधिवत कार्यक्रम नहीं है जो इन तीनों से संबद्ध ना हो। इसका मतलब मनुष्य के सभी कार्यक्रम जो हैं वो धर्म नीति, अर्थनीति और राजनीति की सीमा में ही है। नीति, पद्धति एवं प्रणाली का संयुक्त रूप ही व्यवस्था है। नीति, पद्धति एवं प्रणाली का संयुक्त रूप ही व्यवस्था है। विश्वासन विश्वास से संबंधित है ना। आश्वासन, विश्वस्त होना और आश्वस्त होना चाहिए। विश्वासन एवं आश्वासन को स्थायी भूत करने के लिए की गई प्रक्रिया ही व्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप है। व्यवस्था विहीन जीवन वांछित को पाने में असमर्थ रहेगा। व्यवस्था विहीनता अथवा व्यवस्था में अपूर्णता जीवन की पूर्णता के अर्थ में प्रायोजित नहीं होती है। यही प्रत्येक जीवन में अपूर्णता है। जीवन में अपूर्णता ही जीवन के कार्यक्रम में अपूर्णता है। जीवन के कार्यक्रम में पूर्णता ही भ्रम एवं समस्या है। भ्रम एवं समस्या ही व्यवस्था में अपूर्णता है। व्यवस्था को मनुष्य ही अनुभव एवं व्यवहार पूर्वक प्रमाणित करता है। फलतः इसे सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रस्थापना, स्थापना एवं संचालन करता है, जो चरितार्थता का स्पष्ट रूप है। भ्रम एवं समस्या ही व्यवस्था में अपूर्णता है। व्यवस्था को मनुष्य ही अनुभव एवं व्यवहार पूर्वक प्रमाणित करता है। फलतः उसे सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रस्थापना, स्थापना एवं संचालन करता है, जो चरितार्थता का स्पष्ट रूप है। प्रत्येक मनुष्य नियति क्रम व्यवस्था का अनुभव करने के लिए अवसर रहते हुए योग्यता, पात्रता न होने के कारण शिक्षा व्यवस्था में समर्पित होता है या ऐसे अधिकार संपन्न अधिकार होने के लिए समर्पित होता है। प्रत्येक मनुष्य नियति क्रम व्यवस्था का अनुभव करने के लिए अवसर रहते हुए योग्यता, पात्रता न होने के कारण शिक्षा एवं व्यवस्था में समर्पित होता है या ऐसे अधिकार संपन्न अधिकारी होने के लिए समर्पित होता है। हर मानव संतान शिक्षा संस्कार पूर्वक ही प्रबुद्ध होने की व्यवस्था है। यह नियति है, क्योंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है। ज्ञान अवस्था में ही सर्वसुलभ होता है। क्योंकि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, ज्ञान परंपरा से ही सर्वसुलभ होता है। किसी मानव को ज्ञान की तृषा हो, वह तृषा परंपरा में सुलभ ना हो, ऐसी स्थिति में कोई मानव संतान ही उसकी भरपाई करता हुआ घटना विधि से स्पष्ट हुआ है। किसी मानव को ज्ञान की तृषा हो और वह तृषा परंपरा में सुलभ ना हो, ऐसी स्थिति में कोई मानव संतान ही उसकी भरपाई करता हुआ घटना विधि से स्पष्ट हुआ है। इसी क्रम में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन बनाम मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद मानवीय शिक्षा दीक्षा व्यवस्था परंपरा में समावेश होने के लिए अर्पित है। तो यहाँ पर ये कहा कि किसी मानव को ज्ञान की तृषा हो और वह तृषा परंपरा में सुलभ ना हो, ऐसी स्थिति में कोई मानव संतान ही उसकी भरपाई करता हुआ घटना विधि से स्पष्ट होता है, जैसा बाबा जी के साथ हुआ। इसी क्रम में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन बनाम मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद मानवीय शिक्षा दीक्षा व्यवस्था परंपरा में समावेश होने अर्पित है। शिक्षा एवं व्यवस्था केवल प्रबुद्धता की
प्रबोधन एवं संरक्षण प्रक्रिया है। यह विभूति मूलतः किसी मनुष्य की अनुभूति है। अनुभूति ही वरीय प्रमाण है। ऐसी शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता मनुष्य के समग्र जीवन के प्रति अनुभवपूत होने तक उसमें परिवर्तन परमार्जन के लिए समुचित प्रक्रिया है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था संहिता मनुष्य के समग्र जीवन के प्रति अनुभवपूत होने तक उसमें परिवर्तन एवं परिमार्जन के लिए समुचित प्रक्रिया है। साथ ही वह दायी एवं उत्तरदायी भी है। ऐसी पूर्णता का प्रमाण अखंड समाज है, जिसके लिए धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एक रूपता पूर्वक 10 सोपानी व्यवस्था में एकात्मकता को प्रदान करने योग्य क्षमता दर्शन संहिता ही आधार है। ऐसी पूर्णता का प्रमाण अखंड समाज है, जिसके लिए धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एक रूपता पूर्वक 10 सोपानी व्यवस्था में एकात्मकता को प्रदान करने योग्य सक्षम दर्शन संहिता ही आधार है। यही प्रत्येक मनुष्य में तन, मन, धनात्मक अर्थ की सर्ववांछित सुरक्षा एवं सदुपयोगात्मक क्षमता को प्रादुर्भवित करती है, साथ ही सर्व सुलभता भी करती है। फलतः अखंड समाज की सिद्धि होती है। अब यहाँ तक कुछ मुद्दा हो चर्चा का तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। हाँ जी, अजीत जी। आज संदीप जी नहीं है। योगेश भाई, सुशील जी। हेलो। हाँ जी, बताइए सर। इसमें जो लास्ट पैराग्राफ आपने पढ़ा है ना, जी जी, इसके स्टार्टिंग में सेकंड लाइन थोड़ा देखिए एक बार। मनुष्य में ऐसा कोई विधिवत कार्यक्रम नहीं है जो इन तीनों से संबद्ध ना हो। उन तीनों नीतियों से, है ना। हाँ, आगे लिखा है नीति, पद्धति एवं प्रणाली का संयुक्त रूप ही व्यवस्था है। हाँ जी। तो नीति तो ये होगी, तीन नीति, नीति त्रय। जी जी। पद्धति और प्रणाली क्या होती है? पद्धति का मतलब है जिसको हम लोग परिवार मूलक 10 सोपानी व्यवस्था कह रहे हैं। अच्छा। परिवार से परिवार समूह, सब परिवार समूह से ग्राम, सब ऐसा जो है ना, वो पद्धति है। ओके। और इनमें जो एक सूत्रता को स्थापित करने वाली वस्तु है वो प्रणाली है। वो क्या चीज है? जोड़ने वाली जो है, जैसे ये शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है ना। शिक्षा प्रणाली, उत्पादन प्रणाली, हाँ, ये सब प्रणाली है। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं इसके? शिक्षा प्रणाली होगी, उत्पादन प्रणाली, और क्या प्रणाली? सभी व्यवस्थात्मक कार्यक्रम जो है वो प्रणाली है। विनिमय प्रणाली नहीं, यहाँ इन तीनों को बोल के व्यवस्था बोल रहे हैं ना। नीति, पद्धति और प्रणाली को मिला के व्यवस्था बोल रहे हैं। हाँ, उसमें नीति हो गई और पद्धति हो गई। पद्धति का मतलब परिवार उसकी बुनियादी इकाई है। परिवार से परिवार समूह सभा है, परिवार समूह सभा से ग्राम है, फिर ग्राम समूह है। इस तरीके से ये जो पद्धति है ना। और इसमें इनको जोड़ने वाली चीजें क्या है, तो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम के रूप में प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है ना, जिसको अपन उत्पादन प्रणाली, विनिमय प्रणाली आदि बोल रहे हैं ना। तो इनको तीनों को मिला के जो है ना, इसको व्यवस्था है। और व्यवस्था जो 5 योजनाएं हैं उनको भी तो व्यवस्था बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन उसमें 5 योजनाओं में वो भी शामिल है ना ये। मतलब 5 योजनाएं किसके लिए हैं, प्रश्न आएगा तो परिवारों के लिए है ना। परिवारों के सहयोग से वो उनका प्रस्थापना और उनका मेंटेनेंस और उनका उन्नयन प्रणयन, जो बाबा जी नाम लेते हैं, वो 10 सोपानी व्यवस्था में ही होता है। मतलब जी, उसी से सर्व सुलभता होती है। तो आगे विश्वसन और आश्वासन जो 2 वर्ड लिखे हैं, इनको अपन दायित्व और कर्तव्य के से समझ सकते हैं? नहीं, व्यवहार में विश्वसन होता है
और उत्पादन पूर्वक आश्वासन होता है। आश्वस्त मतलब होना और विश्वस्त होना। हाँ, मतलब तो उसमें डाउटलेस। व्यवहार में जो न्याय आता है ना, उससे विश्वसन होता परस्परता में। और जब आश्वासन का मतलब है जब समृद्धि आ जाती, समृद्धि सुलभ हो जाती है उससे। है ना, न्याय हम्म? नाम दे सकते हैं उसको, समृद्धि भी बोल सकते हैं उसको। हाँ, समृद्धि बोल सकते, समृद्धि पूर्वक आश्वस्त होता है आदमी। और विश्वसन का और मतलब परस्परता में विश्वास का होना है ना, ये दोनों का होना ही विश्वास है। और कोई मुद्दा है इसमें? भैया, उसके हाँ ऊपर के पैराग्राफ में जी। राजनीतिक एवं धर्मनैतिक संस्थाएं सामाजिकता को प्रस्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं। वो अभी कैसे हाँ, हो रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा। अभी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बहुत दबाव आ रहा है। अच्छा। अभी जो है, जिस तेजी से परिवार टूट रहा है ना, और हाँ। समाज टूट रहा है, और अनैतिकता आ रही है, व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, उसके कारण से दबाव बढ़ रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, संवेदन शून्यता आ रही है, इसके कारण से बाध्यताएं बढ़ती जा रही। अच्छा। इसीलिए अभी जो भी प्रचलन में जो धर्मनीति और राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनमें दबाव बन रहा है। इन पे अगर अपन देखें ना पाठक जी, थोड़ा माइन्यूटली, ये दोनों ही संस्थाएं आजकल अपने जो इनके सोर्सेज होते हैं ना, उसमें टीआरपी भी आधारित रहता है इनका सिस्टम। वो फड़क से चेंज करती है जो है ना किसी भी चीज को। जैसे कोरोना काल में अगर अपन देखें तो काफी ना जिसको प्रोएक्टिव हुआ पड़ा है सिस्टम। जैसे अभी एग्जाम्स की बात करते हैं अपन, कि भी सब लोगों को कैसे पास कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो कहीं छोटी सी भी आवाज उठती है तो ये संस्थाएं जो है ना, इस रूप से अपन देख सकते हैं, दे हैव बिकम वेरी प्रोएक्टिव। नहीं तो इन चीजों के लिए लोगों को बड़े बड़े आंदोलन और ये सब करने पड़ते थे। भय बढ़ रहा है ना, हाँ, भय बढ़ रहा है। इससे 8 इसका साल मूल कारण ये कि अनास्था आ गई है। राज्य पे अनास्था हो गई, संविधान पे हो गई, राजनेताओं पे हो गई, सामाजिक संस्थाओं के ऊपर हो गई, अनास्था हो गई, अविश्वास जिसको बोलते और अविश्वास हो गया, वो बढ़ गया है, पराकाष्ठा पे है। हैं। तो जब ऐसी कोई स्थिति आती ना, जैसे युद्ध की स्थिति आती है, पेंडेमिक आता है, या कोई बड़ा एनवायरनमेंट का संकट आता है, तो लोगों का परस्पर विश्वास नहीं है, इसके कारण से दबाव बनता है यार, कि समाज का क्या हाल हो गया, एक दूसरे पे विश्वास। इसीलिए ये कह रहे हैं बाबा जी, ऐसा संभावना व्यक्त कर। इसी पैराग्राफ की ना जो शुरू से लेके जो और फिफ्थ। दूसरी बात ये भी है कि मतलब अपन इसको दो तरीके से देख सकते हैं। ये जो सेंटेंस इसमें जो कहा गया है ना, इसका एक अर्थ ये भी है कि राजनीतिक और धर्मनैतिक संस्थाएं सदा से ही, शुरू से ही सामाजिकता को स्थापित करने के लिए संकल्पित रहे हैं ना। जैसे मान लो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो सामाजिकता के अर्थ में ही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है ना, इक्वालिटी, पैटर्निटी, इंडिविजुअल की डिग्निटी, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये सब सामाजिकता है ना, उसके लिए संकल्पित है। वैसे ही जो धर्म नैतिक संस्थाएं हैं वो भी सामाजिकता के लिए संकल्पित हैं, असामाजिकता के लिए नहीं। क्योंकि ये किताब जो है दो मतलब 2000 के आसपास लिखी गई होगी। दीदी का जो सवाल था ना, उसी का एक ये जवाब देने की कोशिश है मेरी। उसके बाद में बहुत सारी चीजें ना जो राजनीतिक हमारी जो संस्थाएं हैं, प्रजातंत्र जिसको बोल रहे हैं अपन, उसमें ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो पहले मतलब के बहुत बहुत बड़ी, मतलब जिसको कहते हैं आंदोलन चलाने पे भी नहीं मिलती। जैसे आरटीई है, आरटीआई है ना, और महिलाओं के लिए अलग आयोग, और अल्पसंख्यकों के अलग, मतलब उसके बाद ये सब हुआ है किताब लिखे जाने के बाद में। तो सिंस बाबा जी इज राइटिंग इन 1995 और
अबाउट 2000 के आसपास लिखी गई होगी शायद ये। नहीं, दोनों बातें कह रहे हैं बाबा जी। जो राजनीतिक संस्थाएं और धर्मनैतिक संस्थाएं हजारों साल से सामाजिकता को प्रस्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे हैं, इस अर्थ में भी बोल रहे हैं। नहीं, ये जो लेकिन वो सफल नहीं हुआ है ना। इससे पीछे वाली लाइन देखो ना आप, यही वह समय है जिसमें मानव मौलिक शिक्षा की सर्व सुलभता के लिए बाध्य हो गया है। Means he is saying that this is the opportune time for implementation of this, ये प्रस्ताव का इम्प्लीमेंट करने का मतलब इसको शिक्षा में उचित समय है, ऐसा मेरे को समझ आ रहा है। दोनों बातें। ये भी है कि ये संस्थाएं जो हैं इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं, इसलिए स्कोप तो है ही। हाँ, पहले ये दोनों मतलब जैसे धर्मनैतिक जो संस्थाएं थी अपनी, ये बड़ी कट्टरवाद पे थी पहले, तो बहुत कट्टर मतलब होती थी। आजकल के बच्चों को अपन पूछते हैं तो ये जो है ना, जो जातिवादी का इस टाइप की उनमें कोई मतलब वो चीज देखने को काफी कम मिलती है, मतलब जाति आधारित और रंग आधारित और नस्ल आधारित। तो इसीलिए वो जो है उनमें दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं, ऐसा जो संभावना को व्यक्त किया उन्होंने, है ना, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं। जो 5th लाइन है ना, हाँ, इसमें लिखा है परिणाम स्वयं की मैं की अपूर्णता को स्पष्ट करता है। तो इससे पहले जैसे एक लाइन है, अपूर्ण का ही पूर्णता के लिए परिणाम रत परिमार्जन रत होना स्वभाव सिद्ध तथ्य है। हाँ। तो अपूर्ण किसको बोल रहे हैं, पूर्ण किसे बोल रहे हैं? और जो प्रकृति है वो अपूर्ण, प्रकृति में अपूर्णता है ना, जिसको हम लोग जागृति क्रम और विकास क्रम कहते हैं, वो अपूर्णता है। और मानव में शिक्षा के लिए तो जो जड़ प्रकृति में पूर्णता के लिए जो है वो परिणामरत है, यानी गठन जिसको पूर्णता, अपन गठन पूर्णता कह रहे हैं। और जो चैतन्य प्रकृति है उसमें परिमार्जनशीलता है, यानी जिसको अपन जागृति क्रम बोल रहे हैं। जागृति में अगर अपूर्णता को अपन कहेंगे तो बेसिकली क्योंकि वो संस्कारानुषंगी है तो उसके संस्कार में अपूर्णता है, मतलब शिक्षा में अपूर्णता। हाँ, शिक्षा में भी है, स्वभाव में भी है, आदि से मानवीय स्वभाव के रूप में पूर्णता है। हाँ, मानवीय आचरण के रूप में है पूर्णता। इसको जब आगे बढ़ाएंगे अपन इस सेंटेंस को, परिणामरत परिमार्जनरत होना स्वभाव सिद्ध तथ्य है क्योंकि परिणाम स्वयं की मैं की अपूर्णता स्पष्ट करता है। क्या मतलब वो परिणाम, परिणाम किसे बोल रहे हैं? एवं स्वयं की, मैं की और स्वयं की अपूर्णता को स्पष्ट करता है। जो भी जिसको अपन परिणाम कह रहे हैं वो तो गठन पूर्णता ही हो गई है। तो गठन पूर्णता क्योंकि परिणाम स्वयं की है ना, मैं की अपूर्णता। ठीक है, चलिए। मूल इसमें यही है कि मैं की अपूर्णता को स्पष्ट कर रहा है परिणाम जो है। परिणाम तो पूर्ण हो गया है लेकिन मैं में अपूर्णता बची हुई है। मैं परिणामरत जो है, हम अपने आप को जिसको अपन कह रहे हैं 4.5 क्रिया और 10 क्रिया, इस रूप में भी दे सकते हैं अपूर्णता को, अजागृत और जागृत। वो अगर जीवन के स्तर पे देखेंगे तो ऐसे ही है जैसा आप, क्योंकि अपन अपने आप को शरीर मानते हैं, लेकिन यदि मानव में देखेंगे तो अमानवीयता है, अमानवीयता से मानवीयता। भैया इसको ऐसे देख सकते हैं कि परिणाम यानी गठन पूर्णता पूर्ण हुई, लेकिन संस्कारों में जो परिमार्जन करके जागृति पूर्णता तक जाना है वो अपूर्णता, जागृति की अथवा जागृति क्रम में आना और जागृति पूर्णता तक, आचरण पूर्णता तक की जो यात्रा है वो शेष है अभी।
ऐसा ले सकते हैं इसे? हाँ, आप जो कह रहे हैं वैसे ही है, लेकिन इसमें परिणाम शब्द क्यों लिखा है उसको वो पूछ रहे हैं। परिणाम का मतलब है जो जड़ प्रकृति में से परमाणु का गठन पूर्णता तक का विकास है वो पूर्ण हुआ, वो गठन पूर्णता परिणाम है, ऐसा ऐसा देख सकते। ऐसे ही मैंने भी ऐसे ही बोला जो आपने बोला है, हाँ जी, हाँ जी। मैंने भी यही बोला है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने में कुछ और भी अर्थ है जो हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, जी भैया। है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया, उनको भी समझ में आ गया था, मुझे भी आ गया, आपने भी वही पकड़ा है ना। आगे आगे का सेंटेंस देखिए भैया कि पूर्ण में समाविष्ट रहने के कारण, पूर्ण यानी व्यापक, हाँ, पूर्ण में समाविष्ट रहने के कारण प्रकृति की पूर्णता के लिए तृषा है। पूरी प्रकृति जो कि अपूर्ण है वो तृषित रहती है। इसी क्रम में परमाणु जो पूर्ण गठन पूर्ण परमाणु है और जो गठन पूर्णता उसकी हुई उसे परिणाम मैं समझ रहा हूँ, बाकी जो कुछ है वो आप निर्देश कीजिए। नहीं ठीक है, आप जो समझ रहे हैं वही हम भी समझ रहे हैं। ठीक है, और आगे बताइए, यही आशय निकल रहा है अभी तक। और कोई मुद्दा पिछले भी पैराग्राफ में से कहीं से? हेलो। हाँ योगेश भाई। हाँ जी। अच्छा, यहाँ जो है हम ये पूरी प्रकृति को अपूर्ण कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज्ञानावस्था को छोड़ के बाकी जो है वो तो अपने में पूर्ण है। प्रकृति में केवल एक जो ज्ञानावस्था है वही अपूर्ण है, बाकी सब तो जो है अपने धर्म सहित है, अपने धर्म के साथ है, तो उस रूप में वो पूर्ण कहेंगे ना उसको। तो होने के रूप में पूर्ण है भैया, नहीं रहने के रूप में भी है भास्कर भाई। हाँ जी, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था तो व्यवस्था में ही है, केवल हाँ जी, मानव ही जो है व्यवस्था में नहीं है ना, अपने धर्म के साथ, अपने धर्म सहित नहीं है। उस रूप में जो है अपने कह सकते हैं कि ज्ञानावस्था अपूर्ण है, प्रकृति में ज्ञानावस्था वाला हिस्सा ही अपूर्ण है, बाकी लेकिन जो है गठनशीलता में है न। हाँ? जो प्रकृति जड़ प्रकृति है उसके परमाणु है वो गठनशीलता में है न, गठन पूर्णता में नहीं है न। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ये आप चार अवस्था है ना, प्रकृति चार अवस्था में है। हाँ जी, हाँ जी। चार अवस्था में से पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था तीनों ही जो है अपने व्यवस्था में है जी, है ना, तो वो तो पूर्ण ही है। नहीं पूर्ण है ऐसा आप एक अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरा अर्थ ये भी निकलता है हाँ भैया कि उसमें परिणाम परिवर्तन है ना, पर उसमें एक विकास का क्रम है। पदार्थावस्था जो है विकसित होकर प्राणावस्था है ना, परिवर्तन हो रहा है। जी जी, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किसी एक दिशा में है, इसका मतलब अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यदि पूर्ण होता तो परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरीके से परमाणु में जो अंश का वृद्धि हो रहा है ना, अंश का वृद्धि भी होता है, वो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अंश घटते भी है। इसका मतलब है अभी पूर्णता नहीं है। पूर्णता तभी होगी जिसको अपन गठन पूर्णता कह रहे हैं। इसीलिए बाबा जी ने कहा है कि पूर्णता केवल तीन ही है: गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। मतलब जो है आपका कहना है कि मतलब ये जो गठनशीलता है वो भी कभी जो है बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? वो जो हो रहा है वो तो व्यवस्था के अर्थ में ही हो रहा है, उसी रूप में पूर्ण है ना। जो अव्यवस्था के अर्थ में जो क्रिया है वो अपूर्ण है। तो गठनशीलता नहीं, जागृति क्रम में आप जो बात कर रहे हैं यदि सह-अस्तित्व के अर्थ में देखते हैं ना, हाँ, तो चारों अवस्थाओं की प्रकृति परस्पर पूरकता के रूप में है ना, सह-अस्तित्व में है और सह-अस्तित्व अपने में पूर्ण है। हाँ। लेकिन जब अपन इकाई विशेष में देखते हैं ना, इकाई विशेष में या अवस्था विशेष में, तो अवस्था विशेष में परिवर्तन हो रहा है ना, जिसको अपन विकास क्रम कह रहे हैं।
पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, तो ये जो विकास क्रम हो रहा है हाँ तो ये किस दिशा में जा रहा है? तो पूर्णता की दिशा में जा रहा है। हाँ जी वो भैया। पूर्णता क्या है? प्रश्न आएगा वो पूर्णता क्या है? हाँ, तो बाबा जी ने कहा है कि पूर्णता जो है केवल ज्ञानावस्था का जो है मतलब जागृत मानव जिसको परंपरा। गठन पूर्णता कह रहे हैं उसी बोलिए ना पूरा क्या समझ बोल गया रहे आप जागृत जो मानव कह रहे हो उसको मैं जो है ना, आपका कहना है कि परमाणु में जो गठनशीलता है और वो जिस अर्थ में क्रियाशील है, गठनशील परमाणु वो गठन पूर्णता के अर्थ में है। इसका मतलब है आपका कहना है कि वो अपूर्ण है, इस रूप में आप कह रहे हैं। लेकिन मैं जो है प्रकृति ऐसा के मैं रूप नहीं में कह रहा हूँ, दर्शन कह रहा है, मध्य दर्शन ये कह रहा है नहीं, फिलहाल तो जो पूर्णता है केवल परमाणु में है और वह पूर्णता जो है गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है। गठन पूर्णता जो है गठनशील परमाणु जब गठन पूर्ण होता है उसको गठन पूर्णता कह रहे हैं ना, जब वो जीवन में संक्रमित होता है। ठीक बात है। आचरण पूर्णता का मतलब वही जो परमाणु है जो गठन पूर्ण हुआ है उसी में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता होती है। तो तीनों पूर्णताएं जो है परमाणु में ही होती हैं, ठीक परमाणु बात में ही होती है। उससे पहले तक जितने भी परमाणु हैं वो गठनशील हैं, पूर्ण नहीं है, उनमें पूर्णता की चेष्टा है। अब आता है जिसको अपन कह रहे हैं अवस्थाएं, है ना, जिसमें विकास की लाक्षणिकता है ना। हाँ जी। तो वो जो लाक्षणिकता है वो किस रूप में है कि पदार्थावस्था में विकास की लाक्षणिकता पूर्वक प्राणावस्था और प्राणावस्था में विकास की प्रवृत्ति प्रेरणा लाक्षणिकता के रूप में जीवावस्था और फिर ज्ञानावस्था। तो ये भी एक प्रकार का विकास है ना। तो उस दृष्टिकोण से सबसे विकसित जो अवस्था है वो ज्ञानावस्था ही है। लेकिन उसमें जिसको कह रहे हैं कि विकसित होने का प्रमाण क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता से ही आता है। भैया ये सेंटेंस है ना। ठीक बात है भैया जी आप भैया। जो कह रहे हो। हाँ जी। हाँ, ये जो भास्कर भैया कुछ सेंटेंस है ना, पूर्ण में समावेश रहने के कारण, वो तो समझ आया, लेकिन जो उसका उत्तर भाग है, प्रकृति की पूर्णता के लिए तृषा है, उसका मतलब क्या हुआ? पूरी कहाँ प्रकृति लिखा की है? पूर्ण में, कहाँ और पेज नंबर 170 हाँ, लास्ट पैराग्राफ में पूर्ण में समाविष्ट रहने के कारण प्रकृति की पूर्णता के लिए तृषा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति को बाबा जी अपूर्ण कह रहे हैं और पूरी प्रकृति पूर्णता के लिए तृषित है। हाँ जी। यही तृषा क्रम से विकास क्रम में अनेक यथास्थितियां संपूर्णता के साथ और पूर्णता त्रय पर्यंत विकास को स्पष्ट दोनों करता बातें। है। हाँ, वही अभी हम लोग बात कर रहे थे ना। जी भैया। कि जो विकास क्रम में अनेक यथास्थिति संपूर्णता के साथ है ना। यथास्थिति हाँ, का मतलब है पदार्थावस्था, प्राणावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। जीवावस्था। हाँ, और पूर्णता त्रय का मतलब है गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, आचरण पूर्णता पर्यंत विकास को स्पष्ट करता है, ऐसा लिखा है ना। तो इसमें जो ज्ञानावस्था है वो संपूर्णता के साथ है ना, विकास सबसे विकसित रचना के रूप में है। लेकिन उसमें जो विकास है या जागृति है वो तभी प्रमाणित होती है जब मानव जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में जीने लगता है। जी भैया। उससे पहले प्रमाण नहीं है। जो योगेश भाई कह रहे हैं कि मानव में प्रमाण नहीं है, बाकी तीन प्रकृति व्यवस्था में जी रही है, जी रही वो। हाँ, जी वो रही है प्रमाण मतलब व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। कर रही है। लेकिन ये जो भागीदारी करते हुए भी वो करती क्या है, भागीदारी करते हुए और विकसित होना चाहती है ना। जैसे पदार्थावस्था में जो भी रस रसायन आदि हैं वो क्रिया करते हुए क्या कर रहे हैं, तो प्राणावस्था को प्रकट कर रहे हैं। हाँ, ये दोनों जो भी क्रियाकलाप है वो करते हुए जीवावस्था को है ना प्रकट कर रहे हैं। हाँ, पोषित कर रहे प्रकट हैं। करने के लिए। हाँ, तो इसका मतलब है अभी पूर्ण नहीं है वो, पूर्णता के, इसीलिए कहा कि प्रकृति स्थितिशील है।
और स्थिति पूर्णता तभी है जब वो गठन पूर्णता के रूप में है, क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के रूप में है, या इसको अपन कह रहे हैं कि ज्ञान अवस्था आचरण पूर्णता का प्रमाण प्रस्तुत करती है, तभी है। तभी हम ये कहेंगे कि पूरा हो गया काम, है ना? जी भैया। भैया हाँ जी। हाँ जी। अब जैसे आप कह रहे हो ना, तो एक और प्रश्न जो है मेरे मन में उठता है कि ये चारों अवस्था समझो कि है ना, धरती पर जागृत मानव परंपरा की स्थापना हो गई, है ना, तो उस समय भी ये क्रम तो विकास तो जारी ही रहेगा। जारी रहेगा। तो उस समय जो है ये प्रकृति को पूर्ण कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, कहाँ, है ना? पूर्णता तो केवल अगर चारों अवस्था धरती पर जो है, केवल जीवन में ही, पूर्णता जिसको केवल अपन पूर्णता कह रहे हैं, हाँ पूर्णता हाँ केवल गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है जो जीवन में ही। अच्छा, तो बाकी प्रकृति तो की, पूर्णता की लाक्षणिकता है जिसको अपन कह रहे हैं, तो प्रकृति विकास तो की मतलब लाक्षणिकता अपूर्ण है। ही रहेगी, ऐसा ही है। हाँ, प्रकृति कभी पूर्ण हो ही नहीं सकेगी। लेकिन यदि हम इसको देखेंगे ना सह-अस्तित्व के अर्थ में, हाँ, अभी हम देख रहे हैं एक इंडिविजुअल क्रिया के अर्थ में, है ना, जिसको बाबा जी कह रहे हैं कि सह-अस्तित्व में अपना होना एक विकासांश है ना। हाँ जी। लेकिन जब पूरे अस्तित्व को, है ना, तो जिसमें प्रकृति समुच्चय के रूप में संपूर्णता है ना, हाँ ये जी। सारी संपूर्णता पूर्णता के साथ सह अस्तित्व में है, और सह अस्तित्व अपने में पूर्ण है, ना वो घटता है ना बढ़ता है इस अर्थ में। तो वहां पर जिसको पूर्णता संपूर्णता कह रहे हैं वो इस रूप में, उसी को इकाई में कह रहे हैं कि हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है, संपूर्ण है, ऐसा कह रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही लिखा है कि यही दशा क्रम से विकास क्रम में अनेक यथा स्थितियां संपूर्णता के साथ ना, संपूर्णता यहाँ पर जो प्रकृति समुच्चय है उसके साथ पूर्णता त्रय पर्यंत विकास को स्पष्ट करती है। पूर्ण, हाँ जी। लेकिन ये पूर्णता तो ज्ञानावस्था की बात है, ज्ञानावस्था मतलब परमाणु में, परमाणु में पूर्णता, गठन पूर्ण परमाणु क्रिया पूर्ण, हाँ जी। जैसे तो मतलब वो गठन पूर्ण हुआ, हाँ तो वैसे ही तभी उसमें जीवन संक्रमण हुआ, तभी अपन कह रहे हैं कि परमाणु जो है वो गठन पूर्ण हो गया। उससे पहले गठनशील है परमाणु, गठनशील परमाणु। जैसे ही उसमें गठन पूर्ण हो गया लेकिन आचरण पूर्ण नहीं हुआ, उसी को ये कह रहे हैं कि जो स्वयं में या मैं में, जिसको कह रहे हैं ना, अपूर्णता स्पष्ट होती है। फिर इसके लिए फिर स्वयं में और मैं में पूर्णता के लिए, है ना, आगे एक कार्यक्रम है जिसको अपन जागृति कह रहे हैं, जागृति पूर्णता। हाँ भैया आपने जो लास्ट में बोला ना वही ठीक है, लगता है कि परिणाम स्वयं की, मतलब कि जब गठन पूर्ण होता है, गठन पूर्णता वक्त मैं हूँ और स्वयं की पहचान होती है। जी जी। लेकिन फिर वो गठन पूर्णता से आगे क्रिया पूर्णता की ओर, लेकिन अपूर्ण है वहां पर अभी वो। ऐसा लगता है ये दो वर्ड इसलिए रखे होंगे कि स्वयं की पहचान होती है और मैं हूँ गठन पूर्णता के वक्त, ऐसा लगता है। ठीक बात। गठन पूर्णता में तो अपनी स्वयं की पहचान कहाँ होती है भैया? स्वयं की पहचान तो जो है क्रिया पूर्णता में होती है, आत्मबोध के समय पर, जो अनुभव के दौरान आत्मबोध होता है उस समय जो है अपने बुद्धि का और जो है मैं का बोध होता है। फिर मुझे लगता है वो मैं को प्रमाणित करने के अर्थ में, हाँ, लेकिन मैं का ध्रुवीकरण हो जाता है। हाँ जी। जैसे ही वो ज्ञानावस्था में आता है ना, हाँ, तो उसमें मैं जो है वो अहंकार के रूप में स्थिर हो जाता है। उसका पहचान जो है, जिसको अपन अनुभव में उसका पहचान होता है। हाँ जी। और फिर अहंकार से जागृति में आते हैं ना, फिर वो पहचान को प्रमाणित करने के अर्थ में कार्यक्रम है जिसको आचरण पूर्णता कहते हैं, है ना?
लेकिन गठन पूर्ण परमाणु में मैं रहता ही है ना। हाँ भैया, भ्रमित वो तो जो मानव है में भी अपना होना स्वीकार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन परमाणु से ही मैं तो जो है आ जाता है जी हाँ जी, वो बात है। इसीलिए स्वयं का और मैं का स्वीकृति रहता है, लेकिन वो स्वयं और मैं की स्वीकृति जो कि आत्मा के रूप में नहीं रहती है, इसीलिए उसको आत्मा से विमुख अहंकार बोला है ना। मुझे तो लगता है भैया जागृति से पहले स्वयं और मैं में भी कोई डिफरेंस नहीं दिखता है ना। मैं और स्वयं एक वो ही शिफ्ट दिखते होता रहता है, वो हाँ? बदलता रहता है। हाँ, जिसको अपन कह रहे हैं एक भ्रमबस जैसा जो ही लगता है, भ्रमबस कभी मन को मैं मान लेते हैं, कभी विचार को, कभी चित्त को मान लेते हैं ना, हाँ हाँ कभी शरीर को मैं मान लेते हैं, कभी प्राण को मैं मान लेते हैं। ये सब भ्रम बना रहता है, लेकिन इस भ्रम पर्यंत भी जो होना है वो स्वीकार रहता है कि मैं हूँ, ऐसा स्वीकार रहता हाँ जी। है। लेकिन वो जो मैं है वो आत्मा को इंगित नहीं होता है, इसीलिए आत्मा से विमुख जो बुद्धि है उसको अहंकार बोला है। ठीक ठीक बात है। है भैया, ठीक है ठीक है। लेकिन वो मेरा जो है ना अभी भी वो कि ये प्रकृति तो अपूर्ण ही रहेगी जिस तरह से वो नहीं, भैया यदि इसमें आप आगे आगे स्पष्ट जब किया है बाबा जी ने। देखिए कि यही तृषा क्रम में विकास क्रम में, यही तृषा क्रम से विकास क्रम में अनेक यथास्थितियां संपूर्णता के साथ और पूर्णता त्रय पर्यंत विकास को स्पष्ट करता है। आगे लिखा है, इसी जागृति क्रम में मनुष्य जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अध्ययन करने योग्य अवसर को प्राप्त किया है। प्रकृति में तो ये चलता रहेगा, लेकिन वो जो पूर्णता त्रय है उसकी यात्रा सिर्फ ज्ञानावस्था की इकाई यानी मानव को प्राप्त हुई है, ये अस्तित्व का अध्ययन करने की और स्वयं को प्रमाणित करने की। योगेश भाई कुछ बोल रहे थे, बोलिए। जी भैया, मैं यही देख रहा हूँ कि प्रकृति की पूर्णता का स्वरूप क्या होगा। मानव में ही होगा ना, पूर्णता का जो अनुभव है केवल मानव में है। हाँ, बाकी किसी जड़ प्रकृति में नहीं। हाँ जी, फाल्गुनी में। मेरे ख्याल से योगेश भैया ऐसा कहना चाहते हैं कि हर एक इकाई अपने वातावरण के साथ संपूर्ण है। हाँ, वो कहना ये चाहते हैं, लेकिन वो पूर्णता के लिए वो अटक गए। पूर्णता और संपूर्णता में जो डिफरेंस है ना, वहाँ अटक गया है ये सब। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ है ना, पूर्ण नहीं है लेकिन सब अपने वातावरण के साथ संपूर्ण है, व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए। किसी एक धरती में समझो कि चारों चार अवस्था जो है ना, वो व्यवस्था में आ गई। अभी तीन अवस्था तो है ही है ना, केवल ज्ञानावस्था जो है अभी अपूर्ण है। अब ज्ञानावस्था भी जो है पूर्ण हो गई है ना, फिर भी जो है उसमें वो विकास तो जारी रहेगा ही रहेगा। जी तो उस समय भी जो है तो हमको तो जो है ना उस समय भी ये लगेगा कि प्रकृति तो जो है पूर्णता की ओर ही गतिशील है। हाँ, गतिमान रहे, गतिशील रहेगी। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। कौन, भास्कर भी बोल रहे हैं? नहीं भैया, पाठक भैया बोल रहे हैं ना। हाँ पाठक भैया, आवाज नहीं पहुंच रही, उनकी आवाज आनी बंद हो गई। हाँ मुझे लगता है कि वो शायद बाहर निकल गए, वापस जुड़ जाएंगे। फाल्गुनी बहन, मैं क्या कह रहा हूँ आप को पहुंच गया? हाँ जी मैं भैया कह रहा हूँ कि भैया ये कह रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हर एक इकाई अपनी वातावरण के साथ संपूर्णता के साथ है। मतलब वो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में संपूर्ण ही है, ऐसा ही है। नहीं होने के रूप में तो पूर्ण नहीं है, पूर्णता तो सिर्फ तीन ही है इस तरह से, बस पूर्णता तीन ही है ना। लेकिन भैया मुझे जो बता रहे हैं ना, पाठक भैया ने ये बताया कि गठनशील जो परमाणु है, पदार्थावस्था और प्राणावस्था के परमाणुओं में जो भी क्रिया चल रही है वो गठन पूर्णता के अर्थ में चल रही है ना। मतलब पूर्णता के अर्थ में चल रही है तो वो जो है प्रमाण है कि वो अपूर्ण है ना। तो समझो कि इस धरती पर गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता तो सभी हो गया है ना।
जागृत मानव परंपरा की स्थापना हो गई। उस स्थिति में भी इस धरती पर जो है पदार्थावस्था रहेगी, प्राणावस्था रहेगी, जीवावस्था रहेगी, और पदार्थावस्था प्राणावस्था मतलब गठनशील परमाणु में जो है गठन पूर्णता की और जो है गति तो रहेगी, है ना। तो उस स्थिति में भी जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन योगेश भैया है ना, एक और भी है, कैसा पूरा है बात हो जाए कि पदार्थावस्था फाल्गुनी बहन, मतलब सेंटेंस हाँ हाँ जी, भैया, उनका वाक्य पूरा हो जाने दीजिए एक बार। हाँ पूरा वाक्य। हाँ 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 भैया, हाँ भैया, योगेश भाई का वाक्य पूरा नहीं हो पाया। हाँ, हाँ मुझे लगता है बस उतना ही बोलिए। कहना था मेरे को कि क्या? है ना, इस धरती पर अगर हम समझो इस हाँ धरती के संदर्भ में बात करें तो इस धरती पर ज्ञानावस्था हाँ में है ना अभी जो गठन पूर्णता से क्रिया पूर्णता की ओर कार्यक्रम है ना, फिर जो है क्रिया पूर्णता के बाद आचरण पूर्णता की ओर कार्यक्रम रहेगा। अब समझो कि इस धरती पर आचरण पूर्णता वाला कार्यक्रम हो गया, है ना, यहाँ तक पहुंच गए। इस धरती पर जो है जागृत मानव परंपरा की स्थापना हो गई। उस स्थिति में भी जो है यहाँ गठनशील पदार्थावस्था रहेगी, प्राणावस्था रहेगी, उसमें जो है गठनशील परमाणु गठन पूर्णता की ओर जो है गतिमान रहेंगे। तो उस स्थिति में भी जो है प्रकृति में तो अपूर्णता ही दिखेगी। हाँ, वो रहेगी ना, तो जड़ चैतन्य प्रकृति में रहेगी, केवल मतलब जो जागृत जीवन है उसमें नहीं रहेगी। बस 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 तो मतलब ओवरऑल प्रकृति में जो है पूर्णता तो जो है वो संभव ही नहीं है। मैं शेयर करूं सर? हाँ करिए। हाँ योगेश भाई, हाँ जी, जैसे जो आप पूछ रहे हैं ना ये बात, तो इस तरह से जैसे कि अगर हम देखते हैं इसको कि सह अस्तित्व के रूप के अंदर में, मतलब कि सत्ता है और उसके अंदर में जड़ और चेतन प्रकृति डूबी भीगी गिरी है, तो उससे फिर ये चार अवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं। तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था और ये ज्ञान अवस्था। तो ज्ञान अवस्था के अपूर्ण है, तो ज्ञान अवस्था के अंदर में भी जो अपूर्ण चीज कह रहे हैं ना, उसके अंदर में वो गठन पूर्ण हो चुका है, लेकिन गठन पूर्ण होने के बाद क्रिया जो है उसकी अपूर्ण है। मतलब कि हम 4.5 क्रिया के अंदर में रहते हैं, तो वो 10 की 10 क्रिया जो है हमारी एक्टिव नहीं है। तो 10 की 10 क्रिया एक्टिव हो जाती हैं और हमारा मानवीयतापूर्ण आचरण हो जाता है। तो उसके बाद वो पूरा का पूरा संतुलन हो जाता है, निरंतरता आ जाती है। और वो निरंतरता ज्ञान अवस्था के अंदर में जब निरंतरता आ गई, और उस निरंतरता से ये प्रकृति भी और ये ज्ञान अवस्था भी, ये दो चारों की चारों जो है एक संतुलन के अंदर में हो जाएंगे, एक निरंतरता के अंदर में हो जाएंगे। तो उससे ये एक तरह की मतलब कि पूर्णता ही रहेगी, क्योंकि ये नित्य प्रकटन है। नहीं 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 भैया, आप जो है ना मूल बात ही नहीं समझे, है ना। ये आप जो कह रहे हो ना, ठीक है भैया। योगेश भैया मैं एक और ऐड कर दूं? 1 मिनट, फाल्गुनी बहन को। हाँ, फाल्गुनी बहन, योगेश भैया का एक जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि बाबा जी ने लिखा है कि जो भी विकास है वो सिर्फ परमाणु में है, और प्राणावस्था और जीवावस्था में उसकी लाक्षणिकता है, मतलब लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर विकास नहीं है। तो जहाँ पर विकास ही नहीं है तो वहां पर पूर्णता तो होगी ही नहीं। तो जो भी पूर्णता होती है परमाणु के लेवल पर ही होगी। तो चैतन्य परमाणु में होगी पूर्णता, क्योंकि ज्ञान मतलब कि रासायनिक क्रियाओं में जैसे प्राणावस्था और जीवावस्था में पूर्णता होगी नहीं, क्योंकि वहां पर विकास ही नहीं है। ठीक बात है फाल्गुनी बहन, आप जो कह रहे हो ना, मैं तो केवल जो है ना वो प्रकृति वाला शब्द जो है ना, प्रकृति अपूर्ण है, तो मैं देख रहा हूँ कि ज्ञानावस्था पूर्ण हो जाएगी लेकिन प्रकृति में अपूर्णता बनी रहेगी, क्योंकि प्रकृति में तो पदार्थावस्था प्राणावस्था भी जो है प्रकृति का हिस्सा है, और उसमें तो जो है पूर्णता की और जो है वो गति बनी रहेगी ना, गठनशील परमाणु से। पर वो पूर्णता की त्रसा भैया वो गठन पूर्ण परमाणु में ही होती है ना, उससे पहले पूर्णता की त्रसा ही नहीं है। ठीक बात है, उससे पहले प्यास नहीं है ना। हाँ जी जी भैया, ये सही बात है आपकी। करेंगे और थोड़ा योगेश भाई और विचार करेंगे। हाँ हाँ भैया, नहीं ठीक है। ये पैराग्राफ में आगे फिर भी लिखा है, वो 2 दफा पढ़ने की जरूरत है भैया। हाँ जी, कौन सा वाला? ये है ना, जबकि स्थिति पूर्ण सत्ता में, वहां से लेके वो 171 वाला जो है ना, वो पैराग्राफ। इस पे अपन सब बात कर चुके हैं
हाँ स्थितिपूर्ण सत्ता में इस प्रकार हस्तक्षेप संभव नहीं है ना, क्योंकि उसमें हाँ कोई तरंग गति सीमा आदि नहीं है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि वो क्रिया ही नहीं है जी ना। फिर लिखा है कि यही पूर्णमय महिमा है ना। सत्ता रचना विहीन स्थिति है, उसमें कोई रचना नहीं है, इसलिए विरचना नहीं है, इसलिए गठन नहीं है, संगठन नहीं है, आदि कुछ नहीं। जो प्रभाव विशेष है, प्रभाव विशेष का मतलब है कि ऐसा प्रभाव है जो नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में, आनंद के रूप में है ना। नियम हाँ न्याय धर्म सत्य आदि जो है ना तरंग है, ना गति है, ना सीमा है, सार्व है ना, व्यापक है। फिर लिखा है अपूर्ण का ही पूर्णता के लिए, अपूर्ण अपूर्ण का ही पूर्णता के लिए परिणामरत परिवर्तनरत होना स्वभाव सिद्ध तथ्य है। तो अपूर्ण कौन है? तो जड़ परमाणु है ना, वो पूर्णता के लिए परिणामरत है। और अपूर्ण कौन है? तो वो कह रहे हैं जो चैतन्य परमाणु है वो परिमार्जन के लिए है ना, परिमार्जनरत है, इस तरीके से। जी तो इसीलिए फिर ये कहा है कि जैसे परिणाम तो हो गया, लेकिन मैं में जो अपूर्णता है उसको स्पष्ट करता है कि मैं अभी पूरा नहीं हुआ, जिसमें मैं पूर्णता जो है वो अभी आई नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं ये क्यों है ऐसा? तो कह रहे हैं क्योंकि पूर्णता में समाविष्ट रहने के कारण, क्योंकि पूर्णता में प्रकृति डूबी है ना, डूबी भीगी गिरी गिरी है है, गर्भित है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जी इसके कारण से प्रकृति में पूर्णता के लिए त्रसा है ना। इसीलिए प्रकृति को स्थितिशील बोलते हैं। स्थितिशील का मतलब है वो पूर्णता के लिए गतिशील है, उसमें जो भी क्रियाकलाप है वो पूर्णता के लिए है, ऐसा। फिर कह रहे हैं यही जो त्रसा है वो क्रम से विकास क्रम में अनेक यथा स्थिति है। तो प्रकृति में ये जो त्रसा है जिसको अपन कह रहे हैं, उसी के कारण से जो लाक्षणिकता है ना, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ये सब ज्ञानावस्था, और उसके अलावा जो परमाणु है उसमें पूर्णता त्रय है ना। पूर्णता त्रय का मतलब गठन, पूर्णता, क्रिया, पूर्णता, आचरण, विकास, पूर्णता त्रय पर्यंत विकास को स्पष्ट करता है। तो इस तरीके से ये जो यही त्रषा क्रम से विकास क्रम में यथास्थिति के रूप में संपूर्णता के साथ एवं पूर्णता त्रय पर्यंत विकास को स्पष्ट करता है। तो विकास की जो को यदि हम अध्ययन करेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, पदार्थावस्था से लेकर जो गठन पूर्ण परमाणु में आचरण पूर्णता है, यहाँ तक विकास है ना। इसी जागृति क्रम में मनुष्य जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अध्ययन करता है। वो कह रहे हैं इसी जागृति क्रम में ही मनुष्य को ये अधिकार है कि वो जड़ चैतन्य प्रकृति का अध्ययन करने योग्य अवसर को प्राप्त करता है ना। इस अवसर का प्रयोग, व्यवहार और अनुभव पूर्वक प्रमाणित हो जाना ही सफलता है। तो ये जो गठन पूर्ण परमाणु है जिसमें ये अवसर आ गया ज्ञानावस्था में आने के बाद, इसको यदि वो प्रयोग, व्यवहार और अनुभव पूर्वक इसको प्रमाणित करता है तभी उसकी सफलता है। तो चैतन्य क्रिया जागृति सहित प्रमाण प्रस्तुत करती है। वो कह रहे हैं कि ये प्रमाण प्रस्तुत करने काम केवल चैतन्य क्रिया करती है, जड़ नहीं करती। जी भैया। अनुभव पूर्ण जीवन ही सफल जीवन है ना। मनुष्य में अनुभव का अभाव नहीं है। स्थापित मूल्यानुभूति पर्यंत मनुष्य भ्रम से मुक्त नहीं है ना। फिर लिखा है मूल्य त्रयानुभूति की सर्वसुलभता ही शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्यंत कार्यक्रम है। मौलिक शिक्षा अर्थात मानवीय शिक्षा की सर्वसुलभता पर्यंत सामाजिकता एक कल्पना ही है जिसकी सहकारिता शिक्षा की पूर्णता एवं सर्वसुलभता पर निर्भर करती है। फिर यहाँ कह रहे हैं यही वह समय है जिसमें मानव मौलिक शिक्षा की सर्वसुलभता के लिए बाध्य हो गया है। राजनीतिक एवं धर्मनैतिक संस्थाएं सामाजिकता को प्रस्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है ना। सामाजिकता में परस्पर सबका संबंध संपर्क सबसे है ही। यही लक्षण सामाजिकता अखंड समाजोदय की संभावना को स्पष्ट करता है। ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ दिया पूरा आपने कहा। अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है, तो आप कहें तो ये 2 पेज हैं, इनको पढ़ देता हूँ। 2 पेज इसमें है जी भैया इस अध्याय के। तो
मनुष्य शक्ति की अर्थात आशा विचार इच्छा संकल्प शक्ति ही मनुष्य शक्ति की अर्थात आशा विचार इच्छा संकल्प ही धीरता वीरता उदारता तथा दया कृपा एवं करुणा है। विषम जीवन पराभवित, सम जीवन समाधानित और मध्यस्थ जीवन सफलता से परिपूर्ण होता है। मनुष्य मध्यस्थ जीवन के लिए बाध्य है। असफलता मनुष्य की वांछित घटना या उपलब्धि असफलता मनुष्य की वांछित घटना या उपलब्धि नहीं है होना चाहिए, है ना। असफलता मनुष्य की वांछित घटना या उपलब्धि है, उसकी जगह नहीं है होना चाहिए, है ना। सफलता ही मनुष्य की चिर तृषा वांछा आकांक्षा इच्छा एवं संकल्प है। सफलता के बिना मनुष्य जीवन अपूर्णता को स्पष्ट करता है। अपूर्णता ही पूर्णता के लिए बाध्य है। अंतरंग अर्थात आशा विचार इच्छा एवं संकल्प तथा चतुर आयाम की परस्परता में और बहिरंग अर्थात पांचों स्थितियों की परस्परता में विषमता ही अंतर विरोध है। अंतर एवं बहिर्विरोध है। तो ये बोला इसमें कि मनुष्य शक्ति यानी आशा विचार इच्छा संकल्प ही धीरता वीरता उदारता एवं दया कृपा करुणा है। विषम जीवन पराभवित है और सम जीवन समाधानित है एवं मध्य जीवन सफलता से परिपूर्ण सिद्ध होता है। मनुष्य जीवन सफलता के लिए बाध्य है। असफलता मनुष्य की वांछित घटना या उपलब्धि नहीं है। सफलता ही मानव की चिर तृषा वांछा आकांक्षा संकल्प इच्छा है। सफलता के बिना मनुष्य जीवन अपूर्णता को स्पष्ट करता है। अपूर्णता ही पूर्णता के लिए बाध्यता है। अपूर्णता ही पूर्णता के लिए बाध्यता है। अंतरंग अर्थात आशा विचार इच्छा संकल्प एवं चतुर आयाम अनुभव विचार व्यवहार व्यवसाय की परस्परता में और बहिरंग अर्थात पांचों स्थिति व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र की परस्परता में विषमता ही अंतर और बहिर्विरोध है। अंतर विरोध भी है यानी आशा विचार इच्छा का परस्पर विरोध और चारों आयामों का परस्पर विरोध और बहिर्विरोध यानी पांचों स्थितियों में परस्पर विरोध। यही असामाजिकता अमानवीयता वर्ग एवं संकीर्ण सीमांतवर्ती संगठन का समता ही सामाजिकता अर्थात वर्ग विहीनता का एवं मध्यस्थ में स्वतंत्रता का अनुभव प्रमाण सिद्ध होता है। तो असामाजिकता अमानवीयता वर्ग एवं संकीर्ण सीमांतवर्ती संगठन का समता ही सामाजिकता अर्थात वर्ग विहीनता का और मध्यस्थ में स्वतंत्रता का अनुभव प्रमाण सिद्ध है। दिव्य मानव में धार्मिक आर्थिक राजनीतिक राजनीतियां दिव्य मानव में धार्मिक आर्थिक राजनीतियां स्वतंत्रता पूर्वक चरितार्थ होती हैं। वे देव मानव में संयमता पूर्वक सफल होती हैं और मानवीयता पूर्ण मनुष्य में समाधान पूर्वक सफल एवं चरितार्थ होती है। यह मानवीयता पूर्ण शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति से सर्वसुलभ एवं चरितार्थ होता है, अन्यथा असफल होती है। इसलिए अंतर विरोध विहीनता ही मध्यस्थता है। यही संतुलन समाधान प्रत्यावर्तन सतर्कता सजगता एवं स्वतंत्रता है। अंतर विरोध परस्पर मन वृत्ति चित्त बुद्धि चतुर आयामों में तथा 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था में विश्लेषित है। यही गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता है। मनुष्य में अंतर विरोध से मुक्त होने का आद्यांत लक्षण उपाय एवं उपलब्धि ही है। साथ ही अंतर विरोध में से के लिए प्रयासी नहीं है। संपूर्ण प्रयास विरोध से मुक्ति के अर्थ में ही है। अंतर विरोध का विरोध प्रत्येक व्यक्ति में द्रष्टव्य है। यही सत्यता विरोध का विरोध करती है। विरोध विजय और सफलता एवं चरितार्थता विकास क्रम में गण्य है। विकास क्रम में अवरोध ही विरोध, विकास की ओर गतिशीलता ही विजय और क्रिया पूर्णता ही सफलता तथा आचरण पूर्णता ही जीवन चरितार्थता है।
मनुष्य के अंतर्विरोध से मुक्त होने का आद्यांत लक्षण उपाय एवं उपलब्धि ही है। साथ ही मनुष्य अंतर्विरोध में से के लिए प्रयासी नहीं है। संपूर्ण प्रयास विरोध से मुक्ति के अर्थ में है। अंतर्विरोध का विरोध प्रत्येक व्यक्ति में द्रष्टव्य है। अंतर्विरोध का विरोध यानी अंतर्विरोध के प्रति अस्वीकृति है ना, प्रत्येक व्यक्ति में द्रष्टव्य है। यही सत्यता विरोध का विरोध करती है। यही सत्यता विरोध का विरोध करती है। विरोध विजय, सफलता एवं चरितार्थता विकास क्रम में गण्य है। इसके बाद लिखा है विकास क्रम में अवरोधता ही विरोध है। विकास क्रम में अवरोधता ही विरोध, विकास की ओर गतिशीलता ही विजय और क्रिया पूर्णता की सफलता तथा आचरण पूर्णता ही जीवन चरितार्थता है। विकास क्रम शाश्वत है। विकास में बाधा ही द्रोह, भ्रम बस उसके निराकरण हेतु प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया ही विद्रोह है। विकास में बाधा ही द्रोह है, भ्रम बस उसके निराकरण हेतु की गई प्रक्रिया ही विद्रोह है। द्रोह का विद्रोह भावी है। प्रिय हित लाभ सीमांतवर्ती दृष्टि से किया गया निर्णय क्रियाकलाप अंतर विरोध से मुक्त नहीं है। प्रिय हित लाभ सीमांतवर्ती दृष्टि से किया गया निर्णय एवं क्रियाकलाप अंतर विरोध से मुक्त नहीं है। इन सबका न्याय सम्मत होना ही अंतर विरोध से मुक्ति है। न्याय सम्मति तब तक संभव नहीं है जब तक स्थापित मूल्यानुभूति न्याय सम्मति तब तक संभव नहीं है जब तक स्थापित मूल्यानुभूति एवं उसका निर्वहन ना हो जाए। न्याय ही व्यवहार में मध्यस्थता है। मध्यस्थता ही सम विषम अर्थात समातिरेक विषमातिरेक को संतुलित एवं आत्मसात करता है। सम विषम दोनों मध्यस्थता में आश्रित एवं संरक्षित हैं। यही सत्यता मध्यस्थता एवं मध्यस्थ जीवन की प्रतिष्ठा है। यही सत्यता मध्यस्थता एवं मध्यस्थ जीवन की प्रतिष्ठा है। महत्ता एवं अपरिहार्यता को स्पष्ट करती है। यही सत्यता मध्यस्थता एवं मध्यस्थ जीवन की प्रतिष्ठा, महत्ता एवं अपरिहार्यता को स्पष्ट करती है। व्यवहार में मध्यस्थता ही बहिर्विरोध अर्थात पांचों स्थितियों के विरोध का समन करती है। विचार में मध्यस्थता चारों आयाम के अंतर विरोध का उन्मूलन करती है। विचार में मध्यस्थता चारों आयामों के अंतर विरोध का उन्मूलन करती है। व्यवहार में मध्यस्थता बहिर्विरोध यानी पांचों स्थितियों के विरोध का समन करती है। अनुभव में मध्यस्थता परमानंद को उद्घाटित करती है। जड़ प्रकृति में ही अंतर विरोध की अपरिहार्यता द्रष्टव्य है। जड़ प्रकृति में ही अंतर विरोध की अपरिहार्यता द्रष्टव्य है। चैतन्य प्रकृति का मानवीयतापूर्ण मनुष्य, सर्वोच्च विकसित निर्भ्रम मनुष्य ही अंतर्विरोध से मुक्त है। यही जागृति क्रम की उपलब्धि एवं गरिमा है। विरोध विहीनता ही मनुष्य का अभीष्ट है। विरोध विहीन क्षमता ही कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान एवं स्नेह जैसे स्थापित मूल्यों का अनुभव करती है। फलतः सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, आदर, सौहार्द एवं निष्ठा जैसे मूल्यों को मनुष्य अभिव्यक्त करता है। यही विश्वास का परिचय है। ऐसे विश्वास को सर्वसुलभ बनाना ही शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं। अंतर विरोध विहीनता ही मध्यस्थता है। यही संतुलित समाधान, प्रत्यावर्तन, सतर्कता, सजगता एवं स्वतंत्रता है। अंतर विरोध परस्पर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि
चतुर आयामों तथा 10 सोपानी परिवार व्यवस्था में विश्लेषित है। यही गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता है। भैया ये अंतर विरोध परस्पर मनवृत्ति वाला जो है सेंटेंस, वो थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा ऐसा लगता है। क्या है बताइए, नई किताब में कुछ किया है क्या? नहीं नहीं, पुरानी किताब में भी यही लिखा है, लेकिन वो सेंटेंस सेट नहीं हो रहा है। अंतर विरोध कैसे व्यवस्था में विश्लेषित हो सकेगा? मतलब व्यवस्था में ही पता लगता अंतर विरोध का, नहीं तो पता नहीं लगता है। नहीं नहीं, 10 सोपानीय परिवार सभा की बात है ना। हाँ, तो जहाँ पर 10 सोपानीय परिवार सभा है, तो वहां पर अंतर विरोध नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, मैं इसको कुछ ऐसे समझ रहा था कि जो अंतर विरोध है वो मनवृत्ति, चित्त, बुद्धि, चतुर आयाम तथा 10 सोपानी सभा व्यवस्था में विश्लेषित होता है, उससे पहले पता नहीं चलता है, ऐसा मैं समझ रहा था। चलिए, आपका कहना है कि अंतर विरोध नहीं होता है ना, 10 हाँ सोपानी भैया, सभा व्यवस्था में विश्लेषित नहीं हाँ, होता। जैसे कि यहाँ पर अंतर लेकिन विरोध यहाँ पर विहीनता विहीनता यहाँ की पर ये बात है नहीं ना। लिख रहे, नहीं यहाँ ये नहीं लिख रहे कि व्यवस्था में होता है या नहीं होता है, विश्लेषण की बात कर रहे हैं। मतलब अंतर विरोध है नहीं है, अंतर विरोध इसका पता जो है व्यवस्था में ही चलता है। जब तक लेकिन इसको, जैसे हाँ, मनवृत्ति, चित्त, बुद्धि में अंतर विरोध है, ये पता भी तभी लगता है जब कोई जागृत व्यक्ति के संपर्क में आता है। जब तक नहीं आते हैं तो हम ऐसे ही मानते हैं कि ये इसी यही जीवन है, ऐसा मानते हैं, उसको अंतर विरोध भी नहीं मानते। संघर्षी जीवन है ना, ऐसे ऐसे ही हम लोग सुनते आते हैं ना परंपरा हाँ हाँ भैया। में। तो ये इसका जो विश्लेषण है ना, तभी पता लगता है जिसको कह रहे हैं। और जब ये विश्लेषित होता है तभी गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता है ना। जो हाँ, अगला सेंटेंस है ना लिखना, तो पहले विश्लेषण होगा, फिर गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता होगी। तो अंतर विरोध कहाँ कहाँ होता है, तो कह रहे हैं मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में होता है, चतुर आयाम में होता है, 10 सोपानी परिवार सभा व्यवस्था में भी होता है। यदि अंतर विरोध होगा तो अभी भी 10 सोपानी व्यवस्था ही है, जिसको हम लोग कहते हैं 10 सोपानी व्यवस्था का मतलब है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के रूप में। ये जो मानव 5 स्थितियों में है, इन 5 स्थितियों में अंतर विरोध होता है। व्यक्ति का परिवार से, परिवार का समाज का, समाज का, उसी को 10 सोपानी व्यवस्था में कह रहे हैं, उसमें विश्लेषित होता है। अच्छा, यही गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता है। मनुष्य के अंतर विरोध से मुक्त होने का आद्यांत लक्षण उपाय एवं उपलब्धि है ना। तो उपाय, उपाय पूर्वक जो है समृद्धि है, और उपलब्धि जो है वो अनुभव के रूप में है। साथ ही मनुष्य अंतर विरोध में से के लिए है, साथ ही मनुष्य अंतर विरोध में से के लिए प्रयासी नहीं है। ये भी बात आ गई ना इसमें। यदि वो अंतर विरोध में है तो उसमें प्रयास नहीं होता कुछ भी। संपूर्ण प्रयास विरोध से मुक्ति के अर्थ में है। अंतर विरोध का विरोध प्रत्येक व्यक्ति में द्रष्टव्य है। यही सत्यता विरोध का विरोध कराती है। विरोध विजय, सफलता, चरितार्थता विकास के क्रम में गण्य है। ये सब विकास क्रम के ही लक्षण। विकास क्रम में अवरोधता ही, विकास क्रम में जो अवरोध पैदा होता है वही विरोध है। विकास की ओर जो गतिशीलता है वो विजय है। भैया आपका म्यूट हो गया है। द्रोही विद
हेलो, आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ अब आई। बीच में किसी का कॉल आ गया था। विकास में बाधा ही द्रोह, भ्रम भ्रम बस उसके निराकरण के लिए की गई प्रक्रिया ही विद्रोह। द्रोह का विद्रोह होना भावी है। प्रीहित लाभ सीमांतवर्ती दृष्टि से किया गया निर्णय क्रियाकलाप अंतर विरोध से मुक्त नहीं है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा ही है। इन सबका न्याय सम्मत होना ही अंतर विरोध से मुक्ति है। न्याय सम्मति तब तक संभव नहीं है जब तक स्थापित मूल्यानुभूति एवं उसका निर्वहन न हो जाए। न्याय ही व्यवहार में मध्यस्थता है। मध्यस्थता ही सम विषम यानी समातिरेक विषमातिरेक को संतुलित और आत्मसात करता है। सम विषम दोनों मध्यस्थता में आश्रित संरक्षित है। यही सत्यता मध्यस्थता एवं मध्यस्थ जीवन की प्रतिष्ठा, महत्ता एवं अपरिहार्यता को स्पष्ट करती है। व्यवहार में मध्यस्थता ही बहिर्विरोध अर्थात पांचों स्थितियों के विरोध का समन करती है ना। विचार में मध्यस्थता चारों आयाम है ना, चारों आयाम के अंतर विरोध का उन्मूलन करती है। तो विचार में जैसे ही समाधान आता है तो अनुभव विचार मिलके व्यवहार और व्यवसाय में जो अंतर विरोध होता है उसका उन्मूलन करती है। अनुभव में मध्यस्थता परमानंद को उद्घाटित करती है। जड़ प्रकृति में ही अंतर विरोध जड़ प्रकृति में ही अंतर विरोध की अपरिहार्यता द्रष्टव्य है। तो जड़ प्रकृति में अंतर विरोध की अपरिहार्यता है ना, वो द्रष्टव्य है। परिहार्य नहीं है, वहां अपरिहार्यता है। चैतन्य प्रकृति का मानवीयतापूर्ण मनुष्य एवं सर्वोच्च विकसित निर्भ्रम मनुष्य ही अंतर विरोध से मुक्त होता है। यही जागृति क्रम की उपलब्धि एवं गरिमा है। विरोध विहीनता ही मनुष्य का अभीष्ट है। विरोध विहीन क्षमता ही कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान, स्नेह जैसे स्थापित मूल्यों का अनुभव कराती है। फलतः सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, आदर, सौहार्द, निष्ठा जैसे मूल्यों को मनुष्य अभिव्यक्त करता है। यही विश्वास का परिचय है। ऐसे विश्वास को सर्वसुलभ बनाना ही शिक्षा एवं व्यवस्था का अध्ययन है। ठीक है, 10:02 हो गया है ना। तो हम लोग एक बार कल इस पे और बात कर लेंगे, फिर अपन कल जो है अध्याय 34 पढ़ेंगे। ठीक, फाल्गुनी बहन। हाँ भैया। हरिहर। हाँ, हरिहर। हाँ, हरे हर जी। हरिहर।